कल्पना कीजिए, दो पुरुष, दोनों को एक ही विनाशकारी खबर मिलती है। शायद व्यापार में एक बड़ा नुकसान या किसी करीबी से धोखा। पहला आदमी टूट जाता है। उसका चेहरा गुस्से और निराशा से भर जाता है। वह चिल्लाता है, जल्दबाजी में निर्णय लेता है और स्थिति को और भी बदतर बना देता है। उसका भावनात्मक तूफान उसे डुबो देता है। अब दूसरे आदमी को देखिए, उसे भी वही खबर मिलती है। उसके अंदर भी वही भावनाएं उठती हैं, क्रोध, दुख, भय, लेकिन उसकी बाहरी शांति अडिग है। उसकी आंखें शांत हैं, केंद्रित हैं। वह प्रतिक्रिया नहीं करता, वह प्रतिसाद देता है। वह तूफान को महसूस करता है, लेकिन उसे खुद पर हावी नहीं होने देता। क्या अंतर है इन दोनों में? क्या दूसरा आदमी भावनाहीन है? नहीं, वह बस उस एक मानसिक जाल को समझता है जिसमें 99% पुरुष फंस जाते हैं। वह उस रहस्य को जानता है जो भावनात्मक तूफान को शक्ति में बदल देता है। इस वीडियो में हम उस जाल को उजागर करेंगे। हम आपको वह कुंजी देंगे जो केवल 1% पुरुषों के पास होती है। नीचे कमेंट्स में बताएं, क्या आपने कभी किसी को दबाव में इस तरह टूटते देखा है? हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जो भावनात्मक तूफानों का कारखाना है। सोशल मीडिया चौबीसों घंटे आपकी तुलना और आपकी कमियों का प्रदर्शन करता है। करियर का दबाव आपकी मानसिक शांति को खत्म कर देता है। रिश्ते जटिल हैं और उम्मीदें आसमान छू रही हैं। यह आधुनिक दुनिया पुरुषों से मजबूत होने की उम्मीद करती है, लेकिन उन्हें भावनात्मक रूप से स्थिर रहने के उपकरण कभी नहीं देती। समाज आपको सिखाता है कि भावनाओं को दबाओ, उन्हें अनदेखा करो। यह सबसे खतरनाक सलाह है, क्योंकि जिन भावनाओं को दबाया जाता है वे खत्म नहीं होती। वे अंदर ही अंदर जहरीली हो जाती हैं और फिर एक विनाशकारी तूफान के रूप में फट पड़ती है। यही वह बिंदु है जहां असली समस्या शुरू होती है। समस्या भावनाएं नहीं है। समस्या यह है कि जब वे उठती हैं तो हम एक मूलभूत गलती करते हैं। एक ऐसी गलती जो हमारी शक्ति, हमारे रिश्तों और हमारे भविष्य को नष्ट कर देती है। ये गलती इतनी आम है, इतनी सहज है कि लगभग किसी का ध्यान इस पर नहीं जाता। लेकिन आज हम उस पर प्रकाश डालेंगे। हम उस अदृश्य दुश्मन को सबके सामने लाएंगे। पहला खंड, मानसिक जाल की पहचान। वह एक गलती क्या है? सरल शब्दों में, अपनी पहली भावनात्मक प्रतिक्रिया को परम सत्य मान लेना। जब क्रोध उठता है तो 99% पुरुष मान लेते हैं कि यह स्थिति क्रोध के लायक है। जब डर महसूस होता है तो वे मान लेते हैं कि खतरा वास्तविक और तत्काल है। वे अपनी भावना और वास्तविकता के बीच के अंतर को भूल जाते हैं। वे यह नहीं समझते कि भावना सिर्फ एक इंप्रेशन है, बाहरी दुनिया की एक आंतरिक व्याख्या। यह डेटा का एक टुकड़ा है, कोई आदेश नहीं। एक शक्तिशाली पुरुष अपनी भावनाओं को महसूस करता है, लेकिन वह उन्हें अपनी बुद्धि से जांचता है। वह खुद से पूछता है, क्या यह भावना तथ्यों पर आधारित है या मेरी सुरक्षा पर? यह छोटा सा ठहराव, यह सवाल ही सब कुछ बदल देता है। यह उस मानसिक जाल से बाहर निकलने का पहला कदम है जिसमें बाकी दुनिया फंसी हुई है। गलती की जड़, हमारा जैविक डिजाइन। हमें यह समझना होगा कि हमारा दिमाग हमें धोखा देने के लिए बना है। हमारे मस्तिष्क में एक छोटा बादाम के आकार का हिस्सा होता है जिसे अमिगडाला कहा जाता है। यह हमारा भावनात्मक अलार्म सिस्टम है। हजारों साल पहले जब खतरा एक शेर के रूप में आता था तो यह सिस्टम जीवन बचाता था। यह पहले प्रतिक्रिया करो, बाद में सोचो के सिद्धांत पर काम करता था। लेकिन आज खतरा अक्सर एक अपमानजनक ईमेल, ट्रैफिक जाम या सोशल मीडिया पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी के रूप में आता है। हमारा अमिगडाला अभी भी उसी तरह प्रतिक्रिया करता है जैसे वह एक शेर के लिए करता। यह हमारे तर्कसंगत मस्तिष्क को हाईजैक कर लेता है। 99% पुरुष इस हाईजैकिंग के शिकार हो जाते हैं। वे अपने प्राचीन मस्तिष्क को अपने आधुनिक जीवन को नियंत्रित करने देते हैं। लेकिन 1% पुरुष अपने मस्तिष्क के इस डिजाइन को समझते हैं। वे जानते हैं कि यह अलार्म बज रहा है, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि आग लगने की पुष्टि करना उनका काम है।
इस चाल का परिणाम डूबा हुआ जहाज। जब आप अपनी हर भावनात्मक लहर को सच मान लेते हैं, तो आप एक बिना पतवार की नाव की तरह बन जाते हैं। क्रोध की एक लहर आपको एक महत्वपूर्ण रिश्ते को नष्ट करने के लिए प्रेरित कर सकती है। ईर्ष्या की एक लहर आपको अपने साथी पर शक करने और उसे दूर करने पर मजबूर कर सकती है। डर की एक लहर आपको उस करियर अवसर को छोड़ने के लिए मजबूर कर सकती है, जो आपका जीवन बदल सकता था। हर बार जब आप बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करते हैं, तो आप अपनी नाव में एक और छेद कर रहे होते हैं। धीरे धीरे पानी भरने लगता है। आप नियंत्रण खो देते हैं। अंत में आप डूब जाते हैं। आप उन अनगिनत पुरुषों में से एक बन जाते हैं, जो अपनी क्षमता तक कभी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि वे अपने ही भावनात्मक तूफानों के शिकार हो गए। ये एक धीमी और दर्दनाक प्रक्रिया है, और सबसे बुरी बात यह है कि ज्यादातर पुरुषों को यह एहसास भी नहीं होता कि ये उनके साथ हो रहा है। एक शक्तिशाली रूपक, पनडुब्बी बनाम बेड़ा। भावनात्मक तूफान को एक महासागर के तूफान की तरह सोचें। 99% पुरुष सतह पर एक छोटे से बेड़े पर हैं। जब लहरें उठती हैं, तो उनका बेड़ा हिंसक रूप से उछलता है। वे लहरों के रहमोक्रम पर होते हैं। वे जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। वे भीग जाते हैं, थक जाते हैं, और हमेशा डूबने का खतरा बना रहता है। अब उस 1% पुरुष की कल्पना करें। यह पनडुब्बी में है। वह सतह पर तूफान को देख सकता है। वह लहरों की शक्ति को स्वीकार करता है, लेकिन वह उनसे प्रभावित नहीं होता। वह गहराई में है, जहां शांति है। वह शांत और नियंत्रण में है। वह अपनी दिशा खुद तय करता है। पनडुब्बी उसका प्रशिक्षित दिमाग है। यह उसे भावनाओं से अलग नहीं करती। यह उसे उनके विनाशकारी प्रभाव से बचाती है। आपका लक्ष्य एक बेड़ा बनाना नहीं है, जो हर तूफान में बच जाए। आपका लक्ष्य अपनी खुद की पनडुब्बी का निर्माण करना है। मिथक का खंडन। भावनाहीन होना ही ताकत है। यह सबसे बड़ा झूठ है जो पुरुषों को बताया गया है। स्टोइसिज्म का मतलब भावनाओं को खत्म करना नहीं है। यह असंभव और अमानवीय है। मार्कस ऑरेलियस, जो एक सम्राट और एक महान स्टोइक थे, ने अपने बेटे की मृत्यु पर शोक मनाया। सेनेका ने निर्वासन का दर्द महसूस किया। ताकत भावनाओं को महसूस न करने में नहीं है। ताकत यह चुनने की क्षमता में है कि उन भावनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। एक कमजोर आदमी अपनी भावनाओं से नियंत्रित होता है। एक मजबूत आदमी अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है, उन्हें समझता है, और फिर एक तर्कसंगत और उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई का चुनाव करता है। भावनाएं मौसम की तरह है। वे आएंगी और जाएंगी। आप मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि आप छाता लेकर चलेंगे या बारिश में भीगेंगे। सच्ची शक्ति भावनाओं को दबाने में नहीं, बल्कि उन्हें समझने और निर्देशित करने में है। स्टोइक समाधान का परिचय। अंतराल की शक्ति। ऑस्ट्रियाई न्यूरोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल, जिन्होंने एकाग्रता शिविरों की भयावहता को सहा, ने कहा था, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक स्थान है। उस स्थान में हमारी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति निहित है। हमारी प्रतिक्रिया में ही हमारा विकास और हमारी स्वतंत्रता निहित है। यह स्थान, यह अंतराल, आपका सबसे बड़ा हथियार है। जब कोई आपका अपमान करता है, उत्तेजना, तो आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्रोध हो सकती है। लेकिन उस क्रोध पर कार्य करने से पहले एक छोटा सा अंतराल होता है, 1 सेकंड, या शायद उससे भी कम। 99% पुरुष इस अंतराल को अनदेखा कर देते हैं। वे सीधे प्रतिक्रिया में कूद जाते हैं। 1% पुरुष इस अंतराल में जीना सीखते हैं। वे इसे बढ़ाते हैं। इस अंतराल में वे सवाल पूछते हैं। वे परिप्रेक्ष्य प्राप्त करते हैं। वे अपनी प्रतिक्रिया चुनते हैं। यही वह जगह है जहां सच्ची स्वतंत्रता और शक्ति पाई जाती है। पहला अभ्यास, भावना को नाम दे। यह सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। जब आप एक तीव्र भावना महसूस करते हैं, तो बस रुके और उसे नाम दे, लेकिन एक विशिष्ट तरीके से। यह न कहे मैं क्रोधित हूं, इसके बजाय कहे मैं अपने अंदर क्रोध की भावना को महसूस कर रहा हूं। ये छोटा सा बदलाव आपको अपनी भावना से अलग करता है। मैं क्रोधित हूं एक पहचान का बयान है। ये कहता है
कि आप और आपका क्रोध एक ही है। मैं क्रोध महसूस कर रहा हूं आपको एक पर्यवेक्षक की स्थिति में रखता है। आप वह व्यक्ति हैं जो क्रोध का अनुभव कर रहा है। आप स्वयं क्रोध नहीं है। यह आपको उस अंतराल को बनाने में मदद करता है जिसकी हमने बात की थी। आप भावना को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आप उसे अपनी पहचान नहीं बनने दे रहे हैं। यह एक मानसिक मार्शल आर्ट की तरह है। आप भावना की ऊर्जा का उपयोग उसे नियंत्रित करने के लिए कर रहे हैं, न कि उसके द्वारा नियंत्रित होने के लिए। दूसरा सिद्धांत, सहमति का नियंत्रण। स्टोइक दर्शन का एक मुख्य सिद्धांत यह है कि हम घटनाओं से परेशान नहीं होते, बल्कि उन घटनाओं के बारे में हमारे निर्णयों से परेशान होते हैं। बारिश होना एक घटना है। ये न तो अच्छा है और न ही बुरा। ये बस है। बारिश ने मेरा दिन बर्बाद कर दिया। यह एक निर्णय है, एक राय है, जिसे आपने उस घटना पर थोपा है। यही वह सहमति है जिसके बारे में स्टोइक्स बात करते हैं। आपको एक अपमानजनक ईमेल मिलता है। यह एक घटना है। आपकी तत्काल भावना क्रोध हो सकती है। यह एक इंप्रेशन है। अब आपके पास एक विकल्प है। क्या आप इस इंप्रेशन पर सहमति देंगे और मान लेंगे कि यह वास्तव में अपमानजनक है और आपको जवाबी हमला करना चाहिए? या आप अपनी सहमति को रोक सकते हैं और सोच सकते हैं, यह व्यक्ति शायद एक बुरे दिन से गुजर रहा है, या यह उनकी राय है, तथ्य नहीं। आप घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप हमेशा अपनी सहमति को नियंत्रित कर सकते हैं, और यही आपकी सारी शक्ति निहित है। आपका मन एक द्वारपाल के रूप में, अपनी चेतना को एक किले के द्वार के रूप में कल्पना करें। हर विचार और भावना एक यात्री की तरह है जो प्रवेश करना चाहता है। क्रोध का यात्री आता है और कहता है, मुझे अंदर आने दो, हमारे साथ अन्याय हुआ है। डर का यात्री चिल्लाता है, खतरा है, हमें भागना होगा। आप द्वारपाल हैं। 99% पुरुष द्वार को खुला छोड़ देते हैं। हर यात्री, चाहे वह कितना भी उन्मादी या तर्कहीन क्यों न हो, सीधे अंदर चला जाता है और किले में अराजकता फैला देता है। 1% पुरुष एक सख्त द्वारपाल है। वह हर यात्री को रोकता है। वह उनसे उनके कागजात मांगता है। वह पूछता है, तुम कौन हो? क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या तुम इस किले के लिए उपयोगी हो? वह अधिकांश यात्रियों को दूर भगा देता है। वह केवल उन लोगों को अंदर आने देता है जो तर्क संगत, शांत और उद्देश्यपूर्ण है। आपको अपने मन का द्वारपाल बनना सीखना होगा। तीसरा अभ्यास, ऊपर से देखें। जब आप किसी भावनात्मक तूफान में फंस जाते हैं, तो आपकी समस्या पूरी दुनिया बन जाती है। ये बहुत बड़ी और सर्वव्यापी लगती है। स्टोइक्स एक शक्तिशाली मानसिक व्यायाम का उपयोग करते थे, जिसे ऊपर से दृश्य, द व्यू फ्रॉम अबव, कहा जाता है। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप अपने शरीर से ऊपर उठ रहे हैं। आप कमरे की छत को देखते हैं, फिर आप और ऊपर उठते हैं, अपने घर, अपने शहर को देखते हैं, और ऊपर आप अपने देश को एक नक्शे की तरह देखते हैं। आप पृथ्वी को एक नीले संगमरमर की तरह अंतरिक्ष में तैरते हुए देखते हैं। अब उस विशालता में अपनी उस समस्या को खोजने का प्रयास करें। वह अपमानजनक टिप्पणी, यह ट्रैफिक जाम, यह कितना छोटा, कितना महत्वहीन लगता है। यह व्यायाम आपकी समस्याओं को खत्म नहीं करता है, लेकिन यह उन्हें सही परिप्रेक्ष्य में रखता है। यह आपको याद दिलाता है कि आप एक विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और आपकी वर्तमान भावनात्मक स्थिति केवल एक क्षणिक लहर है। पहचान का परिवर्तन। आप पर्यवेक्षक हैं। हम अपनी भावनाओं के साथ इतनी दृढ़ता से पहचान करते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम उनसे कुछ अलग हैं। जब आप कहते हैं मैं दुखी हूं, तो आप अपनी पूरी पहचान को दुख की भावना में समेट देते हैं। एक अधिक शक्तिशाली ढांचा यह है, मेरे अंदर दुख प्रकट हो रहा है। इस तरह आप अपनी पहचान को उस चीज के रूप में पुनः स्थापित करते हैं जो भावनाओं का अनुभव करती है, न कि स्वयं भावना। आप आकाश हैं, भावनाएं बादल हैं। बादल आते हैं और जाते हैं, वे आकार और रंग बदलते हैं, लेकिन आकाश हमेशा रहता है, अछूता और विशाल। जब आप इस पहचान को अपनाते हैं, पर्यवेक्षक की पहचान, तो भावनाएं अपनी शक्ति खो देती हैं।
वे आपको नियंत्रित नहीं कर सकती क्योंकि आप उनसे बड़े हैं। वे अब आपकी दुनिया नहीं है। वे केवल आपकी दुनिया में एक घटना है। नियंत्रण का द्विभाजन, आपकी शक्ति का क्षेत्र। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने सिखाया कि जीवन में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में है और कुछ नहीं। हमारे नियंत्रण से बाहर की चीजें, दूसरे लोग क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था, मौसम, बीमारी, मृत्यु। हमारे नियंत्रण में चीजें, हमारे विचार, हमारे निर्णय, हमारे कार्य, हमारी प्रतिक्रियाएं। 99% पुरुष अपना पूरा जीवन और अपनी पूरी भावनात्मक ऊर्जा उन चीजों को बदलने की कोशिश में बर्बाद कर देते हैं जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते। वे इस बात पर क्रोधित होते हैं कि कोई और क्या करता है। वे मौसम के बारे में शिकायत करते हैं। वे अतीत को बदलने की कोशिश करते हैं। यह निराशा और कमजोरी का एक निश्चित नुस्खा है। 1% पुरुष अपनी सारी ऊर्जा केवल उन चीजों पर केंद्रित करता है जिन्हें वह नियंत्रित कर सकता है। उसका अपना मन और उसके अपने कार्य। वह बाहरी दुनिया को स्वीकार करता है जैसी वह है और अपनी आंतरिक दुनिया को आकार देने पर काम करता है। व्यावहारिक परिदृश्य। 1, साथी के साथ संघर्ष। कल्पना कीजिए कि आपकी साथी आपकी किसी बात की आलोचना करती है। 99% पुरुषों की तत्काल प्रतिक्रिया रक्षात्मक हो जाती है। अमिगडाला हाईजैक हो जाता है। मुझ पर हमला हो रहा है, वे सोचता है। वह पलटवार करता है, पुरानी गलतियों को सामने लाता है और एक छोटी सी असहमति को एक बड़े झगड़े में बदल देता है। अब 1% पुरुष की प्रतिक्रिया देखें। वह आलोचना सुनता है, उत्तेजना। वह अपने अंदर रक्षात्मकता की भावना को महसूस करता है, इंप्रेशन। लेकिन वह उस अंतराल का उपयोग करता है। वह अपनी सहमति को रोकता है। वह अपनी भावना को नाम देता है, मैं रक्षात्मक महसूस कर रहा हूं। फिर वह नियंत्रण के विभाजन को लागू करता है। वह अपनी साथी की भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन वह अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकता है। वह एक शांत सवाल पूछता है, क्या आप मुझे और बता सकती हैं कि आपको ऐसा क्यों महसूस हुआ? उसने तूफान को बढ़ने से रोक दिया। उसने संघर्ष को समझने के अवसर में बदल दिया। व्यावहारिक परिदृश्य। तो बॉस से आलोचना। आपका बॉस आपके काम की सार्वजनिक रूप से आलोचना करता है। यह शर्मनाक है। 99% पुरुषों का दिमाग तुरंत कहानियां गढ़ना शुरू कर देता है। वह मुझसे नफरत करता है। मेरी नौकरी खतरे में है। मैं एक धोखेबाज हूं। ये कहानियां शर्म और गुस्से की भावनाओं को तीव्र करती हैं। वह या तो चुपचाप मन में कुढ़ता है या आक्रामक रूप से अपना बचाव करता है, जिससे स्थिति और खराब हो जाती है। 1% पुरुष तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। घटना, बॉस ने मेरे काम के बारे में एक्स और वाई कहा। यह एक तथ्य है। वह अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है। मैं शर्मिंदगी और निराशा महसूस कर रहा हूं, लेकिन वह इन भावनाओं को अपनी कहानी पर हावी नहीं होने देता। वह ऊपर से दृश्य का उपयोग करता है। 1 साल बाद क्या यह मायने रखेगा? फिर वह उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है जिन्हें वह नियंत्रित कर सकता है। वह फीडबैक का विश्लेषण करता है। क्या इसमें कोई सच्चाई है? मैं इसे सुधारने के लिए क्या कर सकता हूं? वह समस्या को व्यक्तिगत हमले के बजाय एक डेटा बिंदु के रूप में देखता है। व्यावहारिक परिदृश्य। 3, वित्तीय नुकसान। आपने शेयर बाजार में पैसा खो दिया। यह एक दर्दनाक झटका है। 99% पुरुष घबराहट में आ जाते हैं। डर और पछतावा हावी हो जाता है। वे या तो जल्दबाजी में अपने सभी निवेश बेच देते हैं, नुकसान को स्थायी बना देते हैं, या वे बदला लेने के लिए और भी अधिक जोखिम भरे दांव लगाते हैं, जिससे और भी अधिक नुकसान होता है। वे भावनाओं के आधार पर निर्णय ले रहे हैं। 1% पुरुष इस घटना को एक सबक के रूप में देखता है। वह दर्द को स्वीकार करता है, लेकिन उसे अपने निर्णयों को निर्देशित नहीं करने देता। वह नियंत्रण के विभाजन को याद करता है। वह बाजार को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन वह अपनी रणनीति को नियंत्रित कर सकता है। वह एक कदम पीछे हटता है। वह विश्लेषण करता है कि क्या गलत हुआ। क्या यह एक खराब रणनीति थी?
या सिर्फ बुरी किस्मत। वह अपनी भावनाओं को शांत होने देता है और फिर एक तर्क संगत योजना के साथ आगे बढ़ता है। उसने नुकसान को ज्ञान में बदल दिया। चौथा अभ्यास, नकारात्मक विजुअलाइजेशन। यह एक शक्तिशाली फिर भी अक्सर गलत समझा जाने वाला स्टोइक उपकरण है। इसका मतलब निराशावादी होना नहीं है। इसका मतलब है स्वेच्छा से उन चीजों को खोने की कल्पना करना जिन्हें आप महत्व देते हैं। एक पल के लिए कल्पना करें कि आपने अपनी नौकरी खो दी है या आपका रिश्ता खत्म हो गया है। इसे विस्तार से महसूस करें। अब अपनी आंखें खोलें और महसूस करें कि वे चीजें अभी भी आपके पास हैं। इस अभ्यास के दो प्रभाव हैं। पहला, यह आपको उन चीजों के लिए आभारी बनाता है जिन्हें आप अक्सर हल्के में लेते हैं। दूसरा, यह आपको भविष्य के तूफानों के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। यदि आप पहले से ही सबसे बुरे की कल्पना कर चुके हैं, तो जब कुछ कम बुरा होता है, तो आप उससे निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। आप भावनात्मक रूप से टीकाकरण कर रहे हैं। आप अपने दिमाग को झटके सहने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। आंतरिक स्कोर कार्ड का सिद्धांत। 99% पुरुष बाहरी स्कोर कार्ड पर जीते हैं। उनकी खुशी और आत्ममूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं। उन्हें कितने लाइक्स मिले, क्या उन्हें प्रमोशन मिला, क्या लोग उन्हें सफल मानते हैं। यह उन्हें लगातार दूसरों की राय का गुलाम बनाता है। 1% पुरुष आंतरिक स्कोर कार्ड पर जीता है। उसका आत्ममूल्य उसके अपने मानकों पर आधारित होता है। क्या मैंने आज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया? क्या मैं अपने मूल्यों के प्रति सच्चा रहा? क्या मैंने सद्गुण और ईमानदारी के साथ काम किया? जब आप आंतरिक स्कोर कार्ड पर जीते हैं, तो बाहरी दुनिया की राय और आलोचना अपनी शक्ति खो देती है। प्रशंसा आपको अहंकारी नहीं बनाती और आलोचना आपको तोड़ती नहीं है। आप अपनी मानसिक स्थिरता के स्रोत बन जाते हैं। बाधा ही रास्ता है। यह एक और मुख्य स्टोइक अवधारणा है जिसे रयान हॉलिडे ने लोकप्रिय बनाया है। 99% पुरुष बाधाओं और समस्याओं से बचते हैं। वे उन्हें अपनी प्रगति में रुकावट के रूप में देखते हैं। वे शिकायत करते हैं। वे हार मान लेते हैं। 1% पुरुष समझता है कि बाधा ही रास्ता है। हर समस्या अपने साथ एक अवसर लेकर आती है, मजबूत बनने का, होशियार बनने का, अधिक लचीला बनने का। जब आप एक कठिन बॉस का सामना करते हैं, तो यह धैर्य और संचार कौशल का अभ्यास करने का एक अवसर है। जब आप एक वित्तीय चुनौती का सामना करते हैं, तो यह अनुशासन और रचनात्मकता सीखने का एक अवसर है। एक शक्तिशाली पुरुष कठिनाइयों से भागता नहीं है। वह उन्हें अपने चरित्र को तराशने के लिए औजारों के रूप में उपयोग करता है। तूफान उसे डुबोता नहीं है, यह उसे एक बेहतर नाविक बनाता है। यह एक आजीवन अभ्यास है। भावनात्मक महारत हासिल करना एक मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है। ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जब आप कहेंगे, अब मैं पूरी तरह से एक स्टोइक बन गया हूं और मुझे फिर कभी कोई भावनात्मक तूफान नहीं आएगा। तूफान हमेशा आएंगे। आप जो बदल रहे हैं, वह उनसे निपटने की आपकी क्षमता है। हर दिन एक प्रशिक्षण का अवसर है। हर जलन, हर निराशा, हर चुनौती आपके मानसिक औजारों का अभ्यास करने का एक मौका है। कुछ दिन आप सफल होंगे, कुछ दिन आप असफल होंगे और पुरानी आदतों में वापस चले जाएंगे। यह ठीक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अभ्यास में वापस आए। ये एक मांसपेशी बनाने जैसा है। आप एक दिन जिम जाकर मजबूत नहीं बन जाते। आप लगातार बार बार जाकर मजबूत बनते हैं। अपनी मानसिक दृढ़ता के साथ भी ऐसा ही करें। अंतिम परिणाम, शांत शक्ति। जब आप इसे गलती से बचना सीख जाते हैं, अपनी पहली भावनात्मक प्रतिक्रिया को सत्य मानने की गलती, तो आपके जीवन में एक गहरा परिवर्तन होता है। आप एक ऐसी शांत शक्ति विकसित करते हैं जो दूसरों को महसूस होती है। लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि वे अवचेतन रूप से महसूस करते हैं कि आप एक स्थिर चट्टान हैं। संकट के समय लोग सलाह के लिए आपके पास आते हैं। आपके रिश्ते गहरे और अधिक ईमानदार हो जाते हैं क्योंकि वे भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के नाटक पर आधारित नहीं होते हैं।
आप बेहतर निर्णय लेते हैं क्योंकि वे भय या अहंकार से प्रेरित नहीं होते हैं। आप वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हैं, बाहरी घटनाओं और आंतरिक आवेगों दोनों से स्वतंत्र। आप उस 1% पुरुषों के क्लब में शामिल हो जाते हैं जो दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे वह उन्हें महसूस होती है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसी वह वास्तव में है। 5वां अभ्यास, अपने दिन की समीक्षा करें। सेनेका, एक और महान स्टोइक, हर रात सोने से पहले अपने दिन की समीक्षा करते थे। यह एक शक्तिशाली आदत है। दिन के अंत में 10 मिनट शांत बैठे और अपने कार्यों की समीक्षा करें। खुद से पूछे, आज मैंने कहां भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया की? किस स्थिति ने मुझे मेरे तर्क से दूर कर दिया? मैं अलग तरीके से क्या कर सकता था? मैंने अपने सिद्धांतों का सफलतापूर्वक उपयोग कहां किया? यह खुद को आंकने के बारे में नहीं है, यह सीखने के बारे में है। आप अपने भावनात्मक पैटर्न के बारे में जागरूक हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आपके ट्रिगर क्या हैं। समय के साथ यह आत्म जागरूकता आपको भविष्य के तूफानों का अनुमान लगाने और उन्हें शुरू होने से पहले ही शांत करने की अनुमति देगी। आप अपने ही मन के छात्र बन जाते हैं। असुविधा को गले लगाओ। आधुनिक दुनिया हमें आराम बेचने के लिए डिजाइन की गई है। आसान भोजन, आसान मनोरंजन, आसान जीवन। लेकिन आराम कमजोरी पैदा करता है। स्टोइक्स जानबूझकर असुविधा का अभ्यास करते थे। वे कभी-कभी ठंडे पानी से नहाते थे, या एक दिन के लिए उपवास करते थे, या फर्श पर सोते थे, तब भी जब उनके पास आरामदायक बिस्तर थे। क्यों? वे भाग्य को प्रशिक्षित कर रहे थे। वे खुद को याद दिला रहे थे कि वे कठिनाई सह सकते हैं। जब आप स्वेच्छा से छोटी-मोटी असुविधाओं को अपनाते हैं, तो आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करते हैं। जब जीवन आप पर एक बड़ी अनैच्छिक असुविधा फेंकता है, जैसे नौकरी छूटना या बीमारी, तो आप उससे निपटने के लिए बहुत बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। अपनी आरामदायक दुनिया से बाहर निकले, कुछ कठिन करे। यह आपको भावनात्मक रूप से अजेय बना देगा। दूसरों की मूर्खता पर ध्यान न दे। मार्कस ऑरेलियस ने खुद को बार-बार याद दिलाया, आज मैं हस्तक्षेप करने वाले, कृतघ्न, अभिमानी, बेईमान, ईर्ष्यालु और असभ्य लोगों से मिलूंगा। वह ये जानकर हैरान या परेशान नहीं होते थे जब लोग मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते थे। वह इसकी उम्मीद करते थे। 99% पुरुष दूसरों के व्यवहार से लगातार निराश और क्रोधित रहते हैं। वे ये ऐसा कैसे कर सकता है? उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वे दूसरों से तर्कसंगत और गुणी होने की उम्मीद करते हैं, जो एक अवास्तविक उम्मीद है। 1% पुरुष यह स्वीकार करता है कि वह दूसरों को नियंत्रित नहीं कर सकता। वह दूसरों की मूर्खता को मौसम की तरह देखता है। यह मौजूद है और इसके बारे में शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है। वह अपना ध्यान अपने कार्यों पर केंद्रित करता है, दूसरों की प्रतिक्रियाओं पर नहीं। शब्दों की अर्थव्यवस्था। एक शक्तिशाली व्यक्ति अपने शब्दों को सावधानी से चुनता है। वह अनावश्यक रूप से नहीं बोलता। जब वह बोलता है तो उसके शब्दों में वजन होता है। भावनात्मक तूफान के क्षणों में 99% पुरुष बहुत ज्यादा बोलते हैं। वे अपनी भावनाओं को बाहर निकालते हैं। वे आरोप लगाते हैं। वे शिकायत करते हैं। वे बहाने बनाते हैं। वे अपने शब्दों से स्थिति को और खराब कर देते हैं। स्टोइक्स ने चुप्पी और संक्षिप्तता के मूल्य को समझा। जब आप क्रोधित या परेशान होते हैं, तो अक्सर सबसे शक्तिशाली काम कुछ भी नहीं कहना होता है। चुप रहना आपको सोचने का समय देता है। यह आपको कुछ ऐसा कहने से रोकता है जिसका आपको बाद में पछतावा होगा। यह शक्ति का प्रदर्शन है। यह दिखाता है कि आप अपनी भावनाओं से इतने अभिभूत नहीं हैं कि आपको उन्हें तुरंत बाहर निकालना पड़े। कम बोले, लेकिन जो बोले वह मायने रखे। प्रकृति के अनुसार जियो। स्टोइक्स के लिए प्रकृति के अनुसार जीने का मतलब था अपनी तर्क संगत प्रकृति के अनुसार जीना। इसका मतलब यह समझना था कि एक इंसान के रूप में हमारी सबसे बड़ी क्षमता तर्क और कारण का उपयोग करने की है। भावनाएं, आवेग और सहज प्रतिक्रियाएं हमारे पशु स्वभाव का हिस्सा है।
जब हम इन पर कार्य करते हैं तो हम जानवरों की तरह व्यवहार कर रहे होते हैं। जब हम तर्क, ज्ञान और आत्मनियंत्रण का उपयोग करते हैं तो हम वास्तव में इंसान बन रहे होते हैं। हर बार जब आप उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच के अंतराल का उपयोग करते हैं तो आप अपनी उच्चतम क्षमता का सम्मान कर रहे होते हैं। आप केवल एक भावनात्मक जानवर होने से ऊपर उठकर एक तर्कसंगत इंसान बन रहे हैं। यह सिर्फ एक जीवन हैक नहीं है, यह एक गहरा दार्शनिक मार्ग है जो आपको आपके सबसे अच्छे संस्करण की ओर ले जाता है। परिप्रेक्ष्य का विस्तार। मोमेंटो मोरी। मोमेंटो मोरी एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ है याद रखो कि तुम्हें मरना है। यह निराशाजनक लग सकता है, लेकिन स्टोइक्स के लिए यह प्रेरणा और स्पष्टता का एक शक्तिशाली स्रोत था। जब आप अपनी नश्वरता को याद करते हैं तो छोटी मोटी परेशानियां और अपमान अपनी पकड़ खो देते हैं। क्या यह वास्तव में मायने रखता है कि किसी ने आपको ट्रैफिक में काट दिया, ये जानते हुए कि आपका समय सीमित है? क्या आप अपने कीमती क्षणों को सोशल मीडिया पर किसी अजनबी के साथ बहस करने में बर्बाद करेंगे? मृत्यु की याद आपको अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करती है। यह आपको महत्वहीन चीजों को जाने देने और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करती है जो वास्तव में मायने रखती है। आपके रिश्ते, आपका उद्देश्य, आपका चरित्र। यह अंतिम ऊपर से दृश्य है। आपकी विरासत आपका चरित्र है। अंत में आप अपने धन, अपनी नौकरी या अपनी संपत्ति के लिए याद नहीं किए जाएंगे। आपको आपके चरित्र के लिए याद किया जाएगा। क्या आप वह व्यक्ति थे जो दबाव में शांत रहे? क्या आप वह व्यक्ति थे जो संकट में विश्वसनीय थे? क्या आप वह व्यक्ति थे जिन्होंने क्रोध के बजाय ज्ञान से प्रतिक्रिया दी? हर भावनात्मक तूफान आपके चरित्र का एक परीक्षण है। यह आपकी विरासत को आकार देने का एक अवसर है। 99% पुरुष अपनी भावनाओं को अपनी विरासत लिखने देते हैं। जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों, टूटे हुए रिश्तों और खोए हुए अवसरों की कहानी। 1% पुरुष अपनी कलम खुद उठाता है। वह अपने प्रतिसाद के माध्यम से, अपनी दृढ़ता के माध्यम से और अपनी शांत शक्ति के माध्यम से अपनी विरासत लिखता है। क्रियान्वयन की कुंजी। छोटे से शुरू करें। यह सब एक रसांट लग सकता है। आप यह सब एक रात में लागू नहीं कर सकते। कुंजी छोटे से शुरू करना है। एक सिद्धांत चुनें जिस पर आप इस सप्ताह ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। शायद ये सिर्फ भावना को नाम देना है। हर बार जब आप एक मजबूत भावना महसूस करते हैं तो बस उस एक अभ्यास को करें। अगली बार जब आप ट्रैफिक में फंस जाएं, यह एक छोटा भावनात्मक तूफान है। अंतराल का उपयोग करने का प्रयास करें। अपनी प्रतिक्रिया चुनने का अभ्यास करें। इन छोटे कम दाव वाले क्षणों में अभ्यास करके आप बड़ी चुनौतियों के लिए अपनी मानसिक मांसपेशी का निर्माण कर रहे हैं। आप मैराथन के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं, एक 100 मीटर की दौड़ के लिए नहीं। धैर्य रखें, लगातार बने रहें। आंतरिक गढ़ का निर्माण। स्टोइक्स एक आंतरिक गढ़ के विचार के बारे में बात करते थे। एक मानसिक स्थान जहां आप बाहरी दुनिया की अराजकता से पीछे हट सकते हैं। यह स्थान आपके सिद्धांतों, आपके मूल्यों और आपके तर्क से बना है। जब बाहरी दुनिया तूफानी और अप्रत्याशित होती है तो आप हमेशा इस आंतरिक किले में शरण ले सकते हैं। इस वीडियो में हमने जिन सभी उपकरणों और तकनीकों पर चर्चा की है वे इस गढ़ की दीवारें और नींव बनाने वाली ईंटें हैं। हर बार जब आप प्रतिक्रिया के बजाय प्रतिसाद चुनते हैं तो आप एक और ईंट रखते हैं। समय के साथ आप एक ऐसी संरचना का निर्माण करेंगे जो किसी भी तूफान का सामना कर सके। यही गढ़ आपकी सबसे बड़ी संपत्ति होगी। स्वकरुणा का महत्व। स्टोइक होने का मतलब खुद पर कठोर होना नहीं है, खासकर जब आप असफल होते हैं। जैसा कि हमने कहा, ऐसे दिन होंगे जब आप अपनी भावनाओं को आप पर हावी होने देंगे। उन क्षणों में 99% पुरुष आत्मालोचना के एक चक्र में पड़ जाते हैं जो केवल नकारात्मक भावनाओं को बढ़ाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक स्टोइक इन ट्रेनिंग,
खुद के साथ करुणा का व्यवहार करता है। वह गलती को स्वीकार करता है, उससे सीखता है और फिर से अभ्यास करने के लिए वापस आ जाता है। मार्कस ऑरेलियस ने खुद को लिखा, जब तुम असफल हो जाओ तो तुरंत वापस लौटो। खुद को पीटने में समय बर्बाद न करे, गलती को स्वीकार करे, सबक सीखे और आगे बढ़े। आपकी प्रगति पूर्णता में नहीं, बल्कि लचीलेपन में मापी जाती है। सकारात्मक भावनाओं को अपनाना। स्टोइसिज्म केवल नकारात्मक भावनाओं से निपटने के बारे में नहीं है। यह सकारात्मक भावनाओं को सही तरीके से अनुभव करने के बारे में भी है। एक स्टोइक खुशी, प्रेम और कृतज्ञता जैसी सकारात्मक भावनाओं का आनंद लेता है, लेकिन वह उन पर निर्भर नहीं हो जाता है। वह समझता है कि ये भावनाएं भी बाहरी घटनाओं पर आधारित हैं और वे क्षणिक हैं। इसलिए वह उनका आनंद लेता है जब वे मौजूद होती हैं, बिना उनसे चिपके। उसकी आंतरिक शांति और संतोष बाहरी प्रशंसा या सफलता पर निर्भर नहीं करता है। ये उसे वास्तव में क्षण का आनंद लेने की अनुमति देता है, इस डर के बिना कि ये कब खत्म होगा। यह भावनात्मक स्वतंत्रता का उच्चतम रूप है। आपका प्रभाव क्षेत्र। जब आप अपनी भावनात्मक दुनिया में महारत हासिल कर लेते हैं, तो इसका प्रभाव केवल आप तक ही सीमित नहीं रहता है, यह बाहर की ओर फैलता है। आपकी शांत उपस्थिति आपके परिवार को शांत करती है। आपके तर्कसंगत निर्णय आपकी टीम को लाभ पहुंचाते हैं। आपकी दृढ़ता आपके दोस्तों को प्रेरित करती है। आप एक प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं। लोग अवचेतन रूप से आपके भावनात्मक संतुलन को महसूस करते हैं और इसकी ओर आकर्षित होते हैं। आप दूसरों के जीवन में एक स्थिर शक्ति बन जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपने पहले अपनी दुनिया में स्थिरता पाई है। यह सबसे निस्वार्थ कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं, अपने आंतरिक स्व पर काम करना। जानकारी और ज्ञान के बीच का अंतर। आपने अब इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की है, लेकिन जानकारी ज्ञान नहीं है। जानकारी जानना है कि उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक अंतराल है। ज्ञान उस अंतराल में जीना है। 99% पुरुष जानकारी एकत्र करते हैं। वे वीडियो देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं और फिर अपने जीवन में कुछ भी नहीं बदलते हैं। 1% पुरुष जानकारी लेता है और उसे अभ्यास के माध्यम से ज्ञान में बदल देता है। वे इसे अपने जीवन में लागू करते हैं। वे असफल होते हैं, वे सीखते हैं और वे फिर से प्रयास करते हैं। इस वीडियो को केवल मनोरंजन के रूप में न देखें। इसे एक प्रशिक्षण मैनुअल के रूप में देखें। एक उपकरण चुनें और आज ही उसका उपयोग करना शुरू करें। अप्रिय सत्य की स्वीकृति। स्टोइसिज्म का एक बड़ा हिस्सा दुनिया को वैसे ही स्वीकार करना है जैसी वह है, न कि जैसी आप चाहते हैं कि वह हो। जीवन अनुचित है। बुरे लोगों के साथ अच्छी चीजें होती हैं, अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें होती हैं। आप हमेशा वह नहीं पाएंगे जो आप चाहते हैं। 99% पुरुष इस वास्तविकता के खिलाफ लड़ते हैं। वे शिकायत करते हैं, यह उचित नहीं है। ये भावनात्मक ऊर्जा की भारी बर्बादी है। 1% पुरुष वास्तविकता को स्वीकार करता है। वह अपनी ऊर्जा उस लड़ाई में बर्बाद नहीं करता जिसे वह जीत नहीं सकता। वह अमोर फाती के सिद्धांत को अपनाता है, भाग्य का प्यार। वह हर उस चीज को गले लगाता है जो जीवन उसके सामने लाता है, अच्छा और बुरा दोनों, और उसे अपने लाभ के लिए उपयोग करने का एक तरीका ढूंढता है। आपकी सुबह की तैयारी। जिस तरह आप अपने दिन की शाम को समीक्षा करते हैं, उसी तरह सुबह में तैयारी करें। उठने के बाद कुछ पल निकालें और आने वाले दिन के बारे में सोचें। उन चुनौतियों की कल्पना करें जिनका आप सामना कर सकते हैं। एक कठिन सहकर्मी, एक निराशाजनक कार्य। मार्कस ऑरेलियस की तरह खुद को याद दिलाएं कि आप अज्ञानी और अभिमानी लोगों से मिलेंगे। फिर मानसिक रूप से अभ्यास करें कि आप स्टोइक सिद्धांतों का उपयोग करके कैसे प्रतिक्रिया देंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया चुनने का पूर्वाभ्यास कर रहे हैं। यह एक एथलीट की तरह है जो खेल से पहले खेल की कल्पना करता है। जब वास्तविक स्थिति उत्पन्न होती है, तो आप पहले से ही तैयार होते हैं।
आपका दिमाग प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार है, न कि केवल प्रतिक्रिया करने के लिए। केवल अपने कार्यों का स्वामी। आप अपने कार्यों के परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप कड़ी मेहनत कर सकते हैं और फिर भी असफल हो सकते हैं। आप एक अच्छे साथी हो सकते हैं और फिर भी आपका रिश्ता टूट सकता है। यदि आपका आत्ममूल्य परिणामों पर आधारित है, तो आप हमेशा निराश होंगे। स्टोइक दृष्टिकोण यह है कि आप केवल अपने प्रयासों और अपने इरादों पर ध्यान केंद्रित करें। आपका काम सही काम करना है। परिणाम ब्रह्मांड पर छोड़ दें। ये आपको परिणाम की चिंता से मुक्त करता है और आपको उस प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। आपकी सफलता आपके कार्यों की गुणवत्ता में निहित है, उनके फल में नहीं। सही रोल मॉडल चुनें। हम उन लोगों से प्रभावित होते हैं जिनके साथ हम समय बिताते हैं और जिनका हम सम्मान करते हैं। ऐसे लोगों की तलाश करें जो उन गुणों का प्रतीक हो जिन्हें आप विकसित करना चाहते हैं। ये ऐतिहासिक शख्सियतें हो सकती हैं, जैसे मार्कस ऑरेलियस, या आपके जीवन में वास्तविक लोग। जब आप एक कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं, तो खुद से पूछें, इस स्थिति में क्या करेगा? यह आपको अपनी व्यक्तिगत भावनाओं से बाहर निकलने और एक उच्च, अधिक तर्कसंगत परिप्रेक्ष्य से स्थिति को देखने में मदद करता है। आप अपने निर्णयों को निर्देशित करने के लिए उनकी बुद्धिमत्ता का उधार ले रहे हैं। भौतिक संपत्ति के प्रति उदासीनता। समाज हमें बताता है कि खुशी अधिक चीजों को प्राप्त करने में है। एक बेहतर कार्य, एक बड़ा घर, नवीनतम गैजेट। स्टोइक्स ने सिखाया कि ये चीजें उदासीन हैं। वे न तो अच्छी हैं और न ही बुरी। वे आराम प्रदान कर सकते हैं, लेकिन वे आपको एक बेहतर इंसान नहीं बना सकते और वे किसी भी क्षण आपसे छीनी जा सकती हैं। जब आपकी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर करती है, तो आप हमेशा उन्हें खोने के डर में जीते हैं। एक शक्तिशाली व्यक्ति भौतिक चीजों का आनंद ले सकता है जब वे उसके पास होती है, लेकिन उसकी खुशी उन पर निर्भर नहीं करती है। वह जानता है कि सच्चा धन, चरित्र, ज्ञान और आंतरिक शांति कोई उससे छीन नहीं सकता। आपकी डिफॉल्ट सेटिंग को बदलना। अभी आपकी डिफॉल्ट सेटिंग शायद भावनात्मक प्रतिक्रिया है। यह वह आदत है जिसे आपने जीवन भर बनाया है। आपका लक्ष्य इस डिफॉल्ट सेटिंग को बदलना है। आप चाहते हैं कि आपकी नई डिफॉल्ट सेटिंग तर्कसंगत प्रतिसाद हो। यह रातों रात नहीं होगा। यह हजारों छोटे निर्णयों के माध्यम से होता है। हर बार जब आप अंतराल का उपयोग करते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क में एक नया तंत्रिका मार्ग बना रहे हैं। हर बार जब आप प्रतिक्रिया के बजाय प्रतिसाद चुनते हैं, तो आप उस नए मार्ग को मजबूत कर रहे हैं। समय और अभ्यास के साथ यह नया मार्ग पुराना और परिचित मार्ग बन जाएगा। शांति और नियंत्रण आपकी स्वाभाविक अवस्था बन जाएगी। एक अंतिम रूपक, मौसम विज्ञानी। एक भावनात्मक रूप से कमजोर आदमी मौसम के बारे में शिकायत करने वाले व्यक्ति की तरह है। वह बारिश होने पर क्रोधित होता है और धूप न होने पर निराश होता है। वह कुछ ऐसा नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है जो उसके नियंत्रण से बाहर है। एक भावनात्मक रूप से मजबूत आदमी एक कुशल मौसम विज्ञानी की तरह है। वह मौसम के बारे में शिकायत नहीं करता है। वह उसका अध्ययन करता है। वह उसके पैटर्न को समझता है। वह जानता है कि तूफान कब आ रहा है। वह खुद को और दूसरों को तैयार करता है। वह मौसम को बदलने की कोशिश नहीं करता है। वह इसके भीतर सफलतापूर्वक नेविगेट करना सीखता है। अपनी भावनाओं के मौसम विज्ञानी बने। उनका अध्ययन करें, उन्हें समझें और फिर बुद्धिमानी से उनके माध्यम से नेविगेट करें। कृतज्ञता का अभ्यास। एक मारक। भावनात्मक तूफान अक्सर इस भावना से उत्पन्न होता है कि हमारे पास क्या नहीं है। कृतज्ञता का अभ्यास इस पैटर्न को तोड़ता है। यह जानबूझकर अपना ध्यान उन चीजों पर केंद्रित करने का कार्य है जो आपके पास है। हर दिन 3 चीजों को लिखने या सोचने के लिए समय निकालें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये कुछ बड़ा हो सकता है, जैसे आपका स्वास्थ्य, या कुछ छोटा, जैसे एक कप गर्म कॉफी। यह अभ्यास आपके दिमाग को कमी से प्रचुरता की ओर पुनर्निर्देशित करता है।
ये आपको याद दिलाता है कि सबसे कठिन दिनों में भी आपके जीवन में अच्छाई है। ये क्रोध और निराशा के लिए एक शक्तिशाली मारक है। सेवा का सिद्धांत, खुद से बाहर निकले। जब हम अपने भावनात्मक तूफानों में फंस जाते हैं तो हम बहुत आत्म केंद्रित हो जाते हैं। हमारी समस्याएं दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज लगती हैं। इससे बाहर निकलने का एक सबसे तेज तरीका है दूसरों की सेवा करना। किसी की मदद करने के लिए कुछ करे, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। किसी सहकर्मी को उसके प्रोजेक्ट में मदद करे, किसी मित्र को सुने, स्वेच्छा से काम करे। जब आप दूसरों की मदद करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपकी अपनी समस्याएं कम हो जाती हैं। आपको उद्देश्य और परिप्रेक्ष्य की एक नई भावना मिलती है। आप महसूस करते हैं कि आप एक बड़ी दुनिया का हिस्सा हैं और आपकी भूमिका केवल अपनी समस्याओं को हल करना नहीं है, बल्कि दूसरों के बोझ को हल्का करने में मदद करना भी है। अस्वीकृति का डर, एक सामान्य जाल। कई भावनात्मक तूफान अस्वीकृति के डर से प्रेरित होते हैं। हम एक ऐसी बात कहने से डरते हैं जो दूसरों को पसंद ना आए। हम एक ऐसा जोखिम लेने से डरते हैं जो विफलता का कारण बन सकता है। स्टोइक दृष्टिकोण यह है कि आप केवल अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं, दूसरों की प्रतिक्रिया के लिए नहीं। आपका काम ईमानदारी और साहस के साथ बोलना और कार्य करना है। यदि कोई आपको अस्वीकार करता है तो यह उनकी राय का प्रतिबिंब है, आपके मूल्य का नहीं। जब आप अस्वीकृति से डरना बंद कर देते हैं तो आप प्रामाणिक रूप से जीने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। आप दूसरों को खुश करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं और अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रगति पूर्णता नहीं। जैसा कि आप इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, याद रखें कि लक्ष्य पूर्णता नहीं है, बल्कि प्रगति है। आप मार्कस ऑरेलियस नहीं हैं और आपको होने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्य यह है कि आप आज की तुलना में कल थोड़े बेहतर हों। अपनी छोटी जीतों का जश्न मनाएं। उस समय को पहचानें जब आपने सफलतापूर्वक एक भावनात्मक प्रतिक्रिया को प्रबंधित किया। इन जीतों को अपनी प्रेरणा के रूप में उपयोग करें। यदि आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो एक साल में आप एक पूरी तरह से अलग और बहुत अधिक शक्तिशाली व्यक्ति होंगे। यह एक धीमी स्थिर चढ़ाई है, लेकिन शिखर का दृश्य इसके लायक है। हास्य की शक्ति। स्टोइक्स गंभीर लोग थे, लेकिन वे हास्य के मूल्य को भी समझते थे। कभी कभी एक भावनात्मक तूफान से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका स्थिति की बेरुखी पर हंसना है। जब आप खुद को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हुए पाते हैं तो एक कदम पीछे हटें और देखें कि यह कितना हास्यास्पद है। जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो गंभीर हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं हैं। खुद को और अपनी समस्याओं को बहुत गंभीरता से न ले। हास्य परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। यह तनाव को कम करता है और आपको याद दिलाता है कि इंसान होना ठीक है, अपनी सभी खामियों के साथ। अनिश्चितता को अपनाना। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो निश्चितता का वादा करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है। 99% पुरुष इस अनिश्चितता से लड़ते हैं जो चिंता और तनाव पैदा करता है। वे हर परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। 1% पुरुष अनिश्चितता को जीवन के एक तथ्य के रूप में अपनाता है। वह भविष्य के लिए योजना बनाता है, लेकिन वह यह भी जानता है कि योजनाएं बदल सकती हैं। वह अपने आंतरिक गढ़ पर भरोसा करता है कि वह किसी भी चीज का सामना कर सकता है जो जीवन उसके सामने लाता है। वह निश्चितता की आवश्यकता को छोड़ देता है और इस प्रक्रिया में वह सच्ची शांति पाता है। अपने पर्यावरण को क्यूरेट करें। जिन लोगों और सूचनाओं से आप खुद को घेरते हैं, वे आपकी भावनात्मक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यदि आप लगातार शिकायत करने वाले नकारात्मक लोगों के साथ हैं, तो उनकी ऊर्जा आप पर असर डालेगी। यदि आप लगातार क्रोध उत्प्रेरण समाचार या सोशल मीडिया का उपभोग करते हैं, तो आप अधिक क्रोधित महसूस करेंगे। अपने पर्यावरण के प्रति निर्मम बने।
उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको ऊपर उठाते हैं और आपको चुनौती देते हैं। ऐसी जानकारी का उपभोग करें जो आपको शिक्षित और प्रेरित करती है। आप अपने मन के द्वारपाल हैं और इसमें आपके कानों और आंखों के माध्यम से आने वाली चीजें भी शामिल हैं। सद्गुण ही एकमात्र अच्छा है। स्टोइक्स के लिए एकमात्र सच्ची अच्छी चीज सद्गुण वर्च्यू है। सद्गुण का अर्थ है ज्ञान, साहस, न्याय और संयम के साथ जीना। स्वास्थ्य, धन और प्रतिष्ठा जैसी चीजें अच्छी नहीं है। वे पसंदीदा उदासीन हैं। उन्हें रखना अच्छा है, लेकिन वे आपके चरित्र के लिए आवश्यक नहीं है। जब आप यह मान लेते हैं कि सद्गुण ही एकमात्र अच्छा है, तो ये आपके जीवन को सरल बना देता है। आपका लक्ष्य अमीर या प्रसिद्ध बनना नहीं है। आपका लक्ष्य एक अच्छा इंसान बनना है। यह एक ऐसा लक्ष्य है जो पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है। कोई भी आपको गुणी होने से नहीं रोक सकता। यह परम शक्ति है। शारीरिकता का संबंध। आपका मन और आपका शरीर अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। जब आप शारीरिक रूप से तनावग्रस्त होते हैं, तो आप भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करने की अधिक संभावना रखते हैं। सुनिश्चित करें कि आप अपनी नींद का ध्यान रख रहे हैं। पर्याप्त नींद लें, अच्छा भोजन करें और नियमित रूप से व्यायाम करें। व्यायाम विशेष रूप से तनाव और नकारात्मक भावनाओं को संसाधित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। यह आपको अपने शरीर में वापस लाता है और आपके दिमाग को साफ करता है। आप केवल एक दिमागी प्राणी नहीं हैं। अपने शरीर का सम्मान करें और आपका मन आपका धन्यवाद करेगा। जर्नल लिखने का अभ्यास। अपने विचारों और भावनाओं को लिखना उन्हें अपने सिर से बाहर निकालने का एक अविश्वसनीय रूप से प्रभावी तरीका है। जब आप एक भावनात्मक तूफान में होते हैं, तो जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हैं, उसे लिख लें। इसे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। बस इसे कागज पर उतार दें। यह प्रक्रिया आपको अपने विचारों को स्पष्ट करने और अपने भावनात्मक पैटर्न को देखने में मदद करती है। आप अक्सर पाएंगे कि एक बार जब आप इसे लिख लेते हैं, तो भावना अपनी कुछ शक्ति खो देती है। यह अब आपके अंदर फंसी हुई एक अस्पष्ट, भारी भावना नहीं है। ये कागज पर लिखे शब्द हैं, जिन्हें आप निष्पक्ष रूप से देख और विश्लेषण कर सकते हैं। दूसरे क्या सोचते हैं, यह आपके नियंत्रण से बाहर है। यह नियंत्रण के द्विभाजन का एक महत्वपूर्ण विस्तार है। हम में से बहुत से लोग इस चिंता में जीते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हम अपनी प्रामाणिकता का त्याग करते हैं ताकि हम दूसरों को पसंद आएं। स्टोइक हमें याद दिलाता है कि दूसरों की राय पूरी तरह से उनके नियंत्रण में है और हमारे नियंत्रण से बाहर है। आप दुनिया के सबसे अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं और फिर भी कुछ लोग आपको नापसंद करेंगे। जब आप इस तथ्य को गहराई से स्वीकार कर लेते हैं, तो यह आपको मुक्त कर देता है। आप अनुमोदन की तलाश बंद कर देते हैं और सही काम करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देते हैं, चाहे दूसरे कुछ भी सोचे। वर्तमान क्षण में जीना। चिंता भविष्य में रहती है। पछतावा अतीत में रहता है। शांति वर्तमान क्षण में पाई जाती है। जब आप अपने आप को एक भावनात्मक तूफान में पाते हैं, तो अपना ध्यान वर्तमान क्षण में वापस लाएं। अपनी सांसों पर ध्यान दें। अपने पैरों के नीचे जमीन को महसूस करें। अपने आसपास की 5 चीजों को देखें, जिन्हें आप देख सकते हैं। यह अभ्यास आपके दिमाग को अतीत की कहानियों और भविष्य की चिंताओं से दूर करता है और इसे अभी और यहाँ की वास्तविकता में स्थापित करता है। अभी और यहाँ आमतौर पर सब कुछ ठीक है। तूफान आपके दिमाग में है, कमरे में नहीं। विरासत को फिर से देखें। आप क्या छोड़ जाएंगे? हम अक्सर विरासत को उन चीजों के रूप में सोचते हैं जो हम अपने मरने के बाद छोड़ जाते हैं, लेकिन आपकी विरासत हर दिन बनाई जा रही है। यह आपके द्वारा की जाने वाली हर बातचीत में है। यह आपके द्वारा की जाने वाली हर पसंद में है। क्या आप धैर्य की विरासत छोड़ रहे हैं या अधीरता की? क्या आप ज्ञान की विरासत छोड़ रहे हैं या अज्ञानता की? क्या आप शक्ति की विरासत छोड़ रहे हैं या कमजोरी की? हर भावनात्मक तूफान आपको अपनी विरासत को आकार देने का एक और मौका देता है।
चुनें कि आप किस तरह के पूर्वज बनना चाहते हैं। अंतिम सिद्धांत, प्रेम और सहिष्णुता। स्टोइसिज्म का दिल एक गहरी मानवतावादी भावना है। स्टोइक्स का मानना था कि हम सभी एक ही ब्रह्मांडीय तर्क, लोगोस के टुकड़े हैं। हम सभी भाई हैं, इसलिए हमें एक दूसरे के साथ धैर्य और सहिष्णुता का व्यवहार करना चाहिए। जब कोई गलती करता है, तो हमें याद रखना चाहिए कि वे अज्ञानता से ऐसा कर रहे हैं। वे नहीं जानते कि क्या अच्छा है। हमारा काम उनसे नफरत करना नहीं है, बल्कि उन्हें सिखाना है। यदि हम कर सकते हैं, और यदि नहीं, तो उन्हें सहना है। यह अंतिम चुनौती है। उन लोगों के प्रति भी प्रेम और समझ का विस्तार करना जो आपको निराश करते हैं। यह सच्ची मानसिक और आध्यात्मिक महारत का शिखर है। पुनरावलोकन, वह एक गलती। तो हम पूरी यात्रा के बाद वापस आ गए हैं। वह एक गलती जिसमें 99% पुरुष फंस जाते हैं, वह है अपनी पहली भावनात्मक प्रतिक्रिया को परम सत्य मान लेना। वे उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच के अंतराल में जीने में असफल रहते हैं। वे अपने मन के द्वारपाल बनने में असफल रहते हैं। वे अपनी भावनाओं के दास बन जाते हैं, स्वामी नहीं। लेकिन अब आप अलग हैं। आप जाल को जानते हैं। आपके पास इससे बचने के उपकरण हैं। आप जानते हैं कि सच्ची शक्ति भावनाओं की अनुपस्थिति में नहीं है, बल्कि उन्हें बुद्धिमानी से निर्देशित करने की क्षमता में है। अब आपकी बारी है। यह ज्ञान, जैसा कि हमने कहा, तब तक बेकार है जब तक इसका उपयोग न किया जाए। यह वीडियो एक नक्शा है, लेकिन यात्रा आपको खुद करनी होगी। आज एक चीज चुनें, केवल एक। शायद यह भावना को नाम देना है, या शायद यह ऊपर से दृश्य है, और बस इसे करें। जब पहली छोटी जलन उत्पन्न हो, तो अभ्यास करें। जब आप ट्रैफिक में फंस जाएं, तो अभ्यास करें। यह इन छोटे क्षणों में है कि क्रांति होती है। यह इन छोटे क्षणों में है कि आप उस 1% में शामिल होते हैं जो डूबते नहीं हैं, बल्कि तैरते हैं। ज्ञान का प्रसार। यदि आपको इस वीडियो में मूल्य मिला है, तो इसे अपने तक ही सीमित न रखें। इसे एक दोस्त, एक भाई, या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आपको लगता है कि इसे सुनने की जरूरत है। हम पुरुषों के लिए एक मजबूत, अधिक लचीला और भावनात्मक रूप से बुद्धिमान संस्कृति का निर्माण कर सकते हैं। एक समय में एक व्यक्ति। आपका प्रभाव आपके कार्यों से परे तक फैल सकता है। आप दूसरों को उनके अपने तूफानों से निपटने में मदद करने के लिए एक उत्प्रेरक हो सकते हैं। यह एक शक्तिशाली जिम्मेदारी है। अंतिम विचार, आप तूफान हैं। शायद सबसे बड़ा मानसिक परिवर्तन यह महसूस करना है कि आप तूफान के शिकार नहीं हैं। एक गहरे स्तर पर आप ही तूफान हैं। आपकी भावनाएं आपसे उत्पन्न होती हैं, और जो चीज आप उत्पन्न करते हैं, उसे आप निर्देशित भी कर सकते हैं। यह आपको एक निष्क्रिय शिकार से एक सक्रिय निर्माता की स्थिति में ले जाता है। आप मौसम के रहमोक्रम पर नहीं हैं, आप मौसम हैं। यह एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें। आप केवल एक नाव नहीं हैं जो तूफान का सामना कर रही है। आप वह महासागर हैं जिसमें लहरें उठती हैं और गिरती हैं। ओम यहां है। हमने उस मानसिक जाल का विश्लेषण किया है जो 99% पुरुषों को कमजोर बनाता है, और उस 1% के दर्शन को उजागर किया है जो उन्हें शक्तिशाली बनाता है। वह एक गलती, अपनी पहली भावनात्मक छाप को बिना सवाल किए स्वीकार करना, कमजोरी और निराशा का मार्ग है। लेकिन उस गलती का समाधान उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच के अंतराल में सचेत रूप से जीना, शक्ति, स्वतंत्रता और सच्ची शांति का मार्ग है। याद रखें, तूफान अपरिहार्य है। वे आपके जीवन में आएंगे, लेकिन आपको डूबने की जरूरत नहीं है। आपके पास अब एक पनडुब्बी बनाने के उपकरण है। आपके पास अपने मन का कप्तान बनने के सिद्धांत हैं। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह इसके लायक होगा। आपके द्वारा बनाया गया हर सचेत प्रतिसाद आपके आंतरिक गढ़ में एक और पत्थर है। इस ज्ञान को लेने और इसे ज्ञान में बदलने के लिए धन्यवाद। यदि इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है।
नीचे कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो से आप कौन सा एक सिद्धांत आज ही लागू करना शुरू करेंगे?